हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ेंगे हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 4 का प्लांट फिजियोलॉजी, जो है एग्रीकल्चर पेपर 2 का, यूपीएससी एग्रीकल्चरल ऑप्शनल पेपर का। तो इसका हमने अभी तक ये जितने सारे रेड कलर लिखा हुआ है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कंप्लीट करेंगे वर्नलाइजेशन। ठीक है, जिनको इसका पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और अगर जिसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, एग्रीकल्चरल आंसर राइटिंग, वो भी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो एग्रीकल्चरल ऑप्शनल नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लीजिए और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम पढ़ेंगे वर्नलाइजेशन है क्या, ये कंसेप्ट है क्या। ठीक है, वर्नलाइजेशन जो वर्ड है, इसको डिराइव किया गया है एक लैटिन वर्ड जिसका नाम है भर्नस, जिसका नाम मीनिंग है ये कि ऑफ द स्प्रिंग। तो ऑल टोटल अगर हम मिला लेते हैं वर्नलाइजेशन, तो इसका मीनिंग ये होता है ब्रिंगिंग टू स्प्रिंग कंडीशन। तो प्लांट की एक ऐसे कंडीशन क्रिएट करना जो कि स्प्रिंग की कंडीशन होती है। स्प्रिंग में क्या होती है, आपका फ्लावरिंग आती है, फ्रूटिंग आती है, हरा भरा रहता है पेड़। तो ये जो फ्लावर की कंडीशन है, फ्लावर की स्प्रिंग कंडीशन जो बोलते हैं, उसको अचीव कराना होता है वर्नलाइजेशन। ठीक है, ये एक इंडक्शन प्रोसेस है, इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्रोसेस ऑफ द प्लांट बाय एक्सपोजर टू द लॉन्ग पीरियड्स ऑफ कोल्ड विंटर और सच कंडीशन। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हम फ्लावरिंग प्रोसेस को इंड्यूस करते हैं, आर्टिफिशियली हो गया या फिर नेचुरली हो गया, कि हमें एक लॉन्ग पीरियड तक कोल्ड विंटर देना पड़ता है प्लांट को, जहाँ पे आपको आपकी फ्लावरिंग प्रोसेस यहाँ पे इंडक्शन होती है, शुरू होती है। तो on this process takes place, once this process takes place, plants develop the capability of flowering. तो ये कंडीशन अगर हम दे देते हैं, एक हाइबरनेशन की फेज दे देते हैं कोल्ड विंटर में, तो ये प्लांट की कंडीशन कैपेबिलिटी बन जाती है फ्लावरिंग करने की। लेकिन दे में नेसेसिएट एक्स्ट्रा सीजनल वीक्स ऑफ ग्रोइंग बिफोर द फ्लावर। तो फ्लावर होने के लिए हमें प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ एकदम पीक पीरियड तक आना पड़ता है। तो इसी वजह से एक कंप्लीट फुल सीजनल ग्रोथ चाहिए होता है प्लांट को, बिफोर गिविंग ए कोल्ड विंटर या फिर सच कंडीशन टू प्लांट्स। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये जो प्रोसेस है वर्नलाइजेशन, ये क्या होता है, फ्लावरिंग इज फैसिलिटेटेड बाय कोल्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू ए कंप्लीटली हाइड्रेटेड सीड और टू ए ग्रोइंग प्लांट। आप एक सीड को, मतलब एक सीड जो सोक्ड हुआ होता है, रात भर भिगा हुआ होता है, उस सीड को आप इस तरह की ट्रीटमेंट दे सकते हो, कोल्ड ट्रीटमेंट, या फिर एक ग्रोइंग प्लांट को भी दे सकते हो। डिपेंड करता है आपको किस तरह की चीजें चाहिए होता है। तो as a result of the process of vernalization, the vegetative phase of the plant is restricted. तो वर्नलाइजेशन जब होगा, जब आपको कोल्ड विंटर की सिचुएशन देना होगा, कंडीशन प्रोवाइड करना होगा, तभी ये आप इंश्योर करोगे कि प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ ना हो तभी, क्योंकि हम सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं फ्लावरिंग के ऊपर। ठीक है, which leads to early flowering. In the absence of cold treatment, those plants which need vernalization exhibit delayed flowering or stay vegetative. अगर ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, अगर हम उनको कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं देते, तो क्या होता है, एक स्टेज आता है जहाँ पे वो फ्लावरिंग नहीं करता, हालांकि वहां पे वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होने लगता है प्लांट की। ठीक है, so for some plants, vernalization is an absolute requirement, or in some case it simply assists in flowering. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे एक एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट होती है प्लांट में, मतलब हमें देना ही पड़ता है वर्नलाइजेशन अगर हम चाहते हैं वहाँ पे फ्लावरिंग हो, फ्रूटिंग हो। लेकिन बहुत ऐसे भी प्लांट्स है जहाँ पे ये ओनली फ्लावरिंग असिस्ट करता है, मतलब वर्नलाइजेशन देने से फ्लावरिंग आ जाता है। तो इन मेनी केसेस, मतलब ये ऑप्शनल होता है सम केसेस में, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जहाँ पे आपको कंपल्सरी देना पड़ता है। इन मेनी केसेस दिस प्लांट्स ग्रो एज रोजेटी विथ नो एलोंगेशन ऑफ द स्टेम। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, क्या होता है, अगर आप वहाँ पे एलंग नहीं देते हो वर्नलाइजेशन, तो वहाँ पे क्या होता है, रोजेटी फॉर्मेशन हो जाता है। रोजेटी मतलब आपने देखा होगा, तो कैबेज का इस तरह की एक रोजेटी फॉर्मेशन हो जाता है।
मेनली कैबेज में हमको इस तरह की कंडीशन देखने मिलता है वेजिटेबल्स में, और बहुत सारे ऐसे सक्यूलेंट्स प्लांट होते हैं, इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलता है। ड्राई सीड को अगर आप कोल्ड ट्रीटमेंट देते हो तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करते। रेस्पॉन्ड करने के लिए आपको सीड को सोक्ड करने की जरूरत होती है। द ड्यूरेशन ऑफ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट आपको वैरी करता है प्लांट टू प्लांट। वो 4 डेज से लेकर 3 मंथ तक आपको कोल्ड ट्रीटमेंट देनी होती है, और ये डिपेंड करता है आपको कौन से प्लांट में किस तरह के फ्लावर चाहिए, कितने जल्दी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है प्लांट की अपने खुद की कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी तक आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि वर्नलाइजेशन है क्या। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ हिस्ट्री वगैरह देखेंगे कि कैसे वर्नलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ। तो एक साइंटिस्ट थे जॉन हैंकॉक क्लिपार्ट, जिन्होंने 1857 में फर्स्ट नोटिस किया कि लो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट विल फ्लावरिंग व्हाइल वर्किंग विद विंटर व्हीट एंड स्प्रिंग व्हीट। तो ये जो दोनों तरह की व्हीट होती है, एक विंटर में जो होती है और स्प्रिंग व्हीट में, अगर हम लो टेम्परेचर देते हैं तो उनका फ्रूटिंग फ्लावरिंग थोड़ा डिफरेंट तरीके से होता है। तो और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लाइसेंको। इन्होंने 1938 में भी एक किया था उन्होंने एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक अपने एक खुद की वर्क में ये पब्लिश किया था कि ऑन द इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड ऑन सीरियल सीड्स एंड कॉइन्ड द टर्म जारोविजाइजेशन। तो उन्होंने एक सीरियल सीड के ऊपर काम करना शुरू किया था, और यहाँ पे उन्होंने कुछ कोल्ड इफेक्ट दिया था उस सीरियल पे। तो वहाँ पे जो इफेक्ट उन्होंने पाया तो उसको टर्म दिया था जारोवाइजेशन, जिसका मीनिंग है जारोबे मीन्स रूसियन एक टर्म है जिसका मीन है फायर और द गॉड ऑफ स्प्रिंग। ठीक है। और उसके बाद लेटर इस टर्म को ट्रांसलेट किया गया जिसका नाम दिया गया वर्नालाइजेशन। ठीक है। तो सेम मीनिंग था, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो होता है ना, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नाम होता है, तो उसी हिसाब से उन्होंने एक अलग टर्म दे दिया था उसको। और एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था पी चोवर्ड। उन्होंने 1960 में एक एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने डिफाइन किया था वर्नालाइजेशन को कि acquisition और acceleration of the ability to flower by chilling treatment। आप एक चिलिंग ट्रीटमेंट अगर दे देते हो प्लांट को तो वो फ्लावरिंग प्रोसेस को इंड्यूस करता है, एक्सेलरेट करता है। तो ये सारे होता है हमारा हिस्ट्री, जो कि वर्नलाइजेशन प्रोसेस को कौन कौन से साइंटिस्ट कौन से पीरियड में क्या क्या एक्सपेरिमेंट करके दिए थे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन दो तरह के होते हैं, एक हो गया फैकल्टेटिव वर्नलाइजेशन एंड सेकंड वन इज ओब्लिगेट वर्नलाइजेशन। ओके। फैकल्टेटिव मतलब इट्स नेम जस्टिफाइड इटसेल्फ, कि फ्लावर विल अपीयर अर्लियर वंस एक्सपोज टू लो टेम्परेचर। अगर लो टेम्परेचर को एक्सपोज होता है प्लांट, तो ये बहुत जल्दी फ्लावर दे देता है। जैसे कि एग्जाम्पल विंटर एनुअल ट्रिटिकल, जो व्हीट की एक वैरायटी होती है, विंटर ट्रिटिकल, तो ये इस तरह के फैकल्टेटिव वर्नलाइजेशन में काम करता है। तो ओब्लिगेट मतलब इसको एक्सपोज करना पड़ता है, मस्ट यू हैव टू एक्सपोज दिस टू लो टेम्परेचर टू ए डिजायर्ड पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे अगर आप दे देते हो, मतलब इसका जरूरत नहीं है, अगर आप दे लेते हो तो ये बहुत जल्दी अपनी फ्लावरिंग दे देता है, लेकिन ये इतना कंपल्सरी नहीं है। लेकिन ये जो ओब्लिगेट वर्नलाइजेशन होता है, जैसे कि कैबेज बाइनल प्लांट्स एक होता है, इसको आपको लो टेम्परेचर में एनी हाउ एक्सपोज करना पड़ता है। इसी वजह से सिर्फ विंटर में आपको देखने को मिलेगा अच्छे खासे कैबेज मिलता है, बाकी उतने अच्छे से कैबेज आपको थ्रू आउट द ईयर नहीं मिलता। अगर आप ये थ्रू आउट द ईयर इसको करना चाहोगे तो आपको उसी तरह की लो टेम्परेचर में एक्सपोज करना पड़ेगा एक डिजायर पीरियड ऑफ टाइम तक, तो ही आपको अच्छा खासा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कैबेज मिल सकता है। ठीक है। तो टेक्निक क्या होता है देखेंगे, किस तरह की किस पैटर्न पे वर्नलाइजेशन होता है। तो देखेंगे पहले क्या होता है, द सीड्स आर फास्ट सोक्ड इन वाटर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि सीड को एक रात से वाटर में सोक्ड करना होता है, और उसके बाद उसको जर्मिनेशन के लिए छोड़ देते हैं एक चैम्बर में, जहाँ पे टेम्परेचर होता है 10 to 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद सीड्स को ट्रांसफर किया जाता है एक लो टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। एंड डिपेंड करता है कौन सी सीड कितने वक्त तक कोल्ड पीरियड में रहता है। तो करेक्ट पीरियड ऑफ टाइम इसको भी ध्यान में रखा जाता है। द पीरियड ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज टू फ्यू मैनी वीक्स। तो कुछ डेज से लेकर कुछ वीक्स तक, कुछ मंथ्स तक उसको रखा जाता है।
उसके बाद सीड को ड्राई किया जाता है एंड उसको फील्ड में सो किया जाता है विथ प्रॉपर ऑक्सीजन एंड वाटर सप्लाई कंडीशन। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे साइट ऑफ वर्नलाइजेशन। तो क्या होता है वर्नलाइजेशन साइट? तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमने पढ़ा था कि एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, सूट का एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट का एपिकल मेरिस्टेम। तो रूट तो निचले निचले हिस्से में होता है और सूट तो ऊपर ऊपर का हिस्से में होता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिव चीज़ होती रहती है। तो इज द साइट ऑफ टेम्परेचर परसेप्शन फॉर फ्लावर इनिशिएशन। तो सूट में जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वहाँ पे अ, मतलब ये एक जगह होती है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा यहाँ पे एक्सचेंज होती है, टेम्परेचर का ज़्यादा रिस्पॉन्स जाता है, तो यहाँ पे फ्लावर इनिशिएशन अच्छी खासे होती है। तो इसी वजह से यंग लीव्स आर मोर ससेप्टेबल टू वर्नलाइजेशन। जो यंग लीव्स होते हैं, नया नया जो खिला होता है जो पत्ता, जो स्टेम, वो ज़्यादा वर्नलाइजेशन के लिए ससेप्टेबल होती है। ऑन द लो टेम्परेचर स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द शूट अपेक्स ऑफ ए मैच्योर स्टेम और एम्ब्रियो ऑफ द सीड। तो एम्ब्रियो को जब हम सीड को एम्ब्रियो बनाते हैं और उसके बाद फील्ड में उगाते हैं, तो वो जो लो टेम्परेचर उसको देते हैं वो बहुत ही अच्छे से उसको अपने ग्रोथ के लिए निभाता है और टिक टाइम पीरियड में वो फ्लावरिंग कंडीशन क्रिएट करता है। उसी तरह से जब हम मैच्योर स्टेम को भी देते हैं, मैच्योर प्लांट को भी एक वर्नलाइजेशन पीरियड में रखते हैं, तो वो भी सूट अपेक्स में वहाँ पे वर्नलाइजेशन क्रिएट होती है। ठीक है, वर्नलाइजेशन इंड्यूसेस द प्लांट टू प्रोड्यूस ए हार्मोन। तो यहाँ पे वर्नलाइजेशन देने के बाद क्या होता है, स्टेम में एक मेकानाइजेशन होती है जिसका यहाँ पे एक हार्मोन क्रिएट होती है जिसका नाम है वर्नालिन। ठीक है, द वर्नलाइजेशन स्टिमुलस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर थ्रू ग्राफ्टिंग। अगर हम ग्राफ्ट भी कर लेते हैं एक प्लांट के साथ, तो ये जो वर्नलाइजेशन की मैकेनिज्म है और जो हार्मोन इंड्यूस होती है जिसका नाम है वर्नालिन, ये भी कहीं ना कहीं एक प्लांट से दूसरे प्लांट को ट्रांसफर कर जाती है। ठीक है, तो एज ऑफ द प्लांट इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है इन डिटरमाइनिंग द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द प्लांट टू कोल्ड स्टिमुलस एंड इट डिफर्स इन डिफरेंट स्पेसीज। तो आपको ये भी देखना होता है प्लांट की कौन से एज में कितने एज में हम दे रहे हैं। तो अगर मैच्योर स्टेज नहीं होगा, अगर यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम नहीं दे रहे, तो हो सकता है वो बहुत काफी डिफिकल्ट स्टेज होगा आपको फ्लावर इनिशिएशन करने के लिए। टेम्परेचर रेंज की अगर हम बात करें, सुइटेबल टेम्परेचर होता है वर्नलाइजेशन के लिए, वो होता है 1 से 6 डिग्री सेल्सियस तक। एंड हाई टेम्परेचर अगर हम 7 डिग्री सेल्सियस अनवर्ड इसको टेम्परेचर देते हैं प्लांट को, तो जो प्लांट की रिस्पॉन्स कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, वर्नलाइजेशन रिस्पॉन्स कैपेसिटी। द टेम्परेचर जो कि 12 से 14 डिग्री सेल्सियस होता है, तो मोस्ट इनइफेक्टिव इन वर्नलाइजिंग प्लांट। तो वर्नलाइजिंग प्लांट में अगर 12 से 14 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है या फिर इसी रेंज तक टेम्परेचर आ जाता है, तो वर्नलाइजेशन इनइफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, इट इज एन एरोबिक प्रोसेस एंड रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी। वर्नलाइजेशन प्रोसेस एक एरोबिक प्रोसेस है, यहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज भी होता है, तो इसी वजह से मेटाबॉलिक एनर्जी भी रिक्वायर करती है। और ऑक्सीजन के एब्सेंस में कोल्ड ट्रीटमेंट आपका कंप्लीटली इनएफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, और आपको वर्नलाइजिंग जो प्लांट होती है वहाँ पे आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर भी देना बहुत जरूरी होता है। थोड़े बहुत वर्नलाइजेशन के एग्जांपल्स देखते हैं। पहले पढ़ते हैं स्प्रिंग एंड विंटर वेराइटीज। सम फूड प्लांट्स हैव ए स्प्रिंग और विंटर वेराइटी। हम जानते हैं जैसे कि स्प्रिंग वेराइटीज टिपिकली प्लांटेड इन द स्प्रिंग। जो स्प्रिंग वेराइटी होते हैं उनको स्प्रिंग में ही प्लांट किया जाता है, वो छोटे छोटे पौधे होते हैं। और यहाँ पे फ्लावर्स प्रोड्यूस ग्रेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन। यहाँ पे जब स्प्रिंग खत्म होने को लगता है वहीं आपका फ्लावरिंग देता है, इसी वजह से। लेकिन विंटर वेराइटी जो होते हैं इस प्लांटेड इन ऑटमन। स्प्रिंग का तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो विंटर वेराइटी होते हैं उनको आपको ऑटोमन में ही, कि विंटर को अराइवल में ही आपको प्लांटिंग कर देनी है। तो और ये जो जर्मिनेट जब करते हैं, फ्लावरिंग देते हैं, जर्मिनेट करते हैं, तो वो विंटर में सब कुछ उनका होता है। और ये ग्रोज करते हैं स्प्रिंग में एंड इज हार्वेस्टेड द फॉलोइंग समर। तो जो फ्लावरिंग पीरियड होती है उनकी, वो स्प्रिंग में हो जाती है, और उनकी जो फ्रूटिंग होकर हार्वेस्टिंग पीरियड हो जाती है वो समर में हो जाती है। तो इस तरह से वो काम करते हैं। तो वर्नलाइजेशन की पीरियड आपको देना होता है, वर्नलाइजेशन की पीरियड जब जर्मिनेट होगी तभी वर्नलाइजेशन पीरियड अचीव हो जाती है।
बाइनियल जो प्लांट्स होते हैं वो 2 इयर्स रिक्वायर करते हैं फ्लावरिंग के लिए। आज दे ग्रो उनके लिए जो वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत मायने रखता है। स्टेम, लीव्स, रूट्स ये सब फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाती है। एंड फॉर द कोल्ड मंथ्स एंटर इनटू डर्मांसी। जब कोल्ड मंथ आ जाता है वो डर्मांसी में एंटर कर जाते हैं। वनलाइजेशन पीरियड में वो डर्मांसी कंडीशन में आ जाते हैं। इन द सब्सिक्वेंट मंथ इट रिक्वायर्स ए पीरियड ऑफ कोल्ड एंड वनलाइजेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग। तो जो हाइबरनेशन की स्टेज आ जाती है, उनकी डोर्मेंसी स्टेज आ जाती है, सॉरी हाइबरनेशन तो नहीं, डोर्मेंसी स्टेज आ जाती है, वो तभी वनलाइजेशन की पीरियड अचीव हो जाती है और उसके बाद वो इमिडिएटली फ्लावरिंग स्टेज में कर प्रवेश करते हैं। तो ग्रेजुअली बाइनियल प्लांट्स फ्लावर प्रोड्यूसिंग फ्रूट्स एंड इन द फॉलोइंग समर और स्प्रिंग उसके बाद दे वो जो बाइनियल प्लांट होते हैं वो तो क्या करते हैं उनकी जब फ्लावरिंग आ जाती है और उसके बाद फ्रूटिंग आ जाती है तो इवेंचुअली जब समर की सीजन आती है तो उनका डेथ हो जाती है, उस प्लांट मर जाते हैं। तो सम एग्जाम्पल्स आर कैबेजेस, कैरेट्स, शुगर बीट्स, ये सारे इस तरह की बाइनल प्लांट्स होते हैं। गार्लिक की अगर हम बात करें, प्रिडोमिनेंटली गार्लिक इज प्लांट थ्रू विंटर, तो उसको विंटर में प्लांटेड किया जाता है और यहाँ पे वो कोल्ड टेम्परेचर जो वनलाइजेशन की पीरियड है वो कंप्लीट कर लेती है। In the event where the temperature is not low enough for a particular duration of time, garlic does not save the balls. अगर विंटर अच्छे खासे नहीं होते हैं उनके प्लांटिंग के पीरियड, तो उनके जो बॉल की डेवलपमेंट होती है वो अच्छे खासे नहीं होते। ठीक है। विंटर व्हीट की भी सेम कंडीशन है। विंटर व्हीट डज नॉट ब्लॉसम एंड फ्रेम ग्रेन इन द फॉलोइंग सीजन। ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ वर्नलाइजेशन। यहाँ पे दो थ्योरीज को एक्सप्लेन किया गया है टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ वर्नलाइजेशन। तो पहले जो थ्योरी है वो है हाइपोथेसिस ऑफ हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट। तो ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो थ्योरी है, ये एक्सप्लेन करता है कि रोल ऑफ हार्मोन वर्नालिन। हमने जो पढ़ा कि वर्नलाइजेशन देने से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है वर्नालिन। तो ये जो हार्मोन है वर्नालिन और ये कन्वर्ट होता है टू जिबरेलिन। किस? जिबरेलिन। तो जिबरेलिन का हार्मोन का बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक रोल होता है कि जब वर्नलाइजेशन होता है ये हार्मोन हार्मोन के वजह से प्लांट ग्रोथ एंड फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग में जिबरेलिन का बहुत काफी इम्पोर्टेंट अहम हिस्सा होती है इन मीडिएटिंग फ्लावरिंग रेस्पॉन्स। ठीक है। तो जो सेकेंड जो हाइपोथेसिस है, जो थ्योरी है, जिसका नाम है फेजिक डेवलपमेंट हाइपोथेसिस, और ये एक्सप्लेन करता है जो एनुअल सीड प्लांट होते हैं ये एक सीरीज ऑफ फेज के माध्यम से डेवलपमेंट होती है उनको। और ये जो सीरीज है वो थर्मोस्टेज के माध्यम से जाता है, फोटोस्टेज के माध्यम से ये एक सीक्वेंस की तरह अपने डेवलपमेंट करते हैं। तो एक बार एक देखेंगे किस तरह से मैकेनिज्म काम करता है वर्नलाइजेशन में। अब हम डिस्कस करेंगे पहले जो स्टेज था हमारा, पहला हाइपोथेसिस, पहला थ्योरी थी हाइपोथेसिस ऑफ हार्मोनल इन्वॉल्वमेंट। तो इसको प्रपोज किए थे चाइलाकियन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि इसका नाम पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होता है, प्रोडक्शन ऑफ वर्नालिन, जिसका नाम है वर्नालिन। तो वर्नालिन एक सम बाइनियल्स प्लांट में प्रोड्यूस होती है, जैसे कि विंटर सीरियल्स एंड पेरिनियल प्लांट जैसे कि क्रिसैंथेमम, अपुल, ये सारे प्लांट में वर्नालिन हार्मोन प्रोडक्स होता है एट लो टेम्परेचर, जब टेम्परेचर लो हो जाती है। एंड ये जो हार्मोन है ये ट्रांसमिट करती है अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है। जब लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं नहीं, उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो चाणक्यन वो क्या करते थे, एक एक्सपेरिमेंट किए थे, ग्राफ्टिंग एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया, ही ग्राफ्टेड ए वर्नलाइज्ड प्लांट विथ एन अनवर्नलाइज्ड प्लांट। एक जो प्लांट को आप कोल्ड टेम्परेचर में रख चुके हो, उस प्लांट के साथ एक अनवर्नलाइज्ड प्लांट जिसने अभी तक कोई भी कोल्ड ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, इसके साथ उन्होंने ग्राफ्टिंग किया। तो उन्होंने देखा कि द अनलाइज्ड प्लांट ऑल्सो इनिशिएट्स फ्लावरिंग। तो ये कैसा होता है, तो इसके ऊपर ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट और ज़्यादा करते हैं, जिससे उनको ये पता लगता है कि जो लॉन्ग डे प्लांट होता है वहाँ पे वर्नालिन कन्वर्ट होती है इनटू जिबरलिन में। और जिबरलिन एक ऐसी होती है कि एंथेसिन इज प्रेजेंट इन लॉन्ग डे प्लांट्स। तो लॉन्ग डे प्लांट में और एक हार्मोन प्रेजेंट होती है जिनके नाम है एंथेसिन। तो एंथेसिन अलॉन्ग विथ वर्नालिन ये दोनों मिलकर एक लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग इनिशिएट करते हैं।
तो ये उनका जो थीम था ये निकला, लास्टली एक्सपेरिमेंट से यही चीज निकला। लेकिन थर्ड डे प्लांट में क्या होता है, वर्नालिन का जिबरलिन में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि जो थर्ड डे प्लांट होते हैं उनमें एंथेसिन नाम का हार्मोन प्रेजेंट नहीं होता है। इसी वजह से वहां पे फ्लावरिंग अकर नहीं होती है थर्ड डे कंडीशन में। ठीक है, तो जैसे कि ऐसे हमने देखा लॉन्ग डे प्लांट में वर्नालिन कन्वर्ट होती है जिबरलिक एसिड में, और उसके बाद फ्लावरिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्नालिन लॉन्ग डे प्लांट में जो एंथेसिन प्रेजेंट होते हैं वो दोनों मिलके फ्लावरिंग इनिशिएट करते हैं। लेकिन थर्ड डे प्लांट में ऐसे कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होती है, जिसके वजह से फ्लावरिंग अकर नहीं होती है। तो ये चाइलर-केन हाइपोथेसिस को दिखाता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड थ्योरी उन्होंने कहा वो था फेजिक डेवलपमेंट। ठीक है, वर्नालाइजेशन का, इसको प्रपोज किए थे लाइसेन को, जो कि 1934 में इस थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ था। उनके हिसाब से द डेवलपमेंट ऑफ एनुअल सीड प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फेजेस व्हिच अकर्स इन प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस। तो जो एनुअल प्लांट होते हैं, एनुअल सीड प्लांट होते हैं, तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि कुछ सीरीज ऑफ फेजेस के साथ वो गुजरते हैं एक प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस के साथ। जैसे हमारा एक ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, एक बेबी होता है, उसके बाद उसके कुछ फेजेस होते हैं, टोडलर होते हैं, टीनेज होते हैं, उसके बाद एक मैच्योर स्टेज आता है। तो उसी पैटर्न पे अनवर्ड सीड प्लांट भी ग्रो करते हैं डिफरेंट फेजेस के साथ। नेक्स्ट फेज ओनली इनिशिएट ऑन द टर्मिनेशन ऑफ द प्रीवियस फेज। जब हम एक टोडलर का फेज कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक फेज आता है टीनेज, टीनेज के बाद उसके वो ख़त्म करते हैं तो अडल्ट फेज। तो उसी तरह से एक फेज कंप्लीट होने के बाद ही, टर्मिनेशन होने के बाद ही एक फेज आता है एनुअल सीड प्लांट में। तो यहाँ पे दो फेज के बारे में बताया गया है। एक है थर्मोस्टेज फेज, ये वेजिटेटिव फेज होता है जो कि रिक्वायर्स करता है लो टेम्परेचर 0 से 14 डिग्री सेल्सियस एंड सुइटेबल मॉइस्चर एंड एरेशन। हमने पढ़ा पिछले स्लाइड में कि वाटर, आपको लो टेम्परेचर के साथ साथ वाटर, सफिशिएंट वाटर एंड सफिशिएंट ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। विदाउट ऑक्सीजन एंड विदाउट वाटर वर्नालाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती। और ये जो स्टेज है ये वेरिएबल करता है लेंथ, मतलब ये जो स्टेज होता है लो टेम्परेचर की स्टेज, ये डिफरेंट स्पेसिस में, डिफरेंट प्लांट में वेरी करती है एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्लांट एंड एनवायरनमेंट। उसके बाद एक स्टेज आता है जिसको बोला जाता है फोटो स्टेज। दिस फेज रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। ये फेज में आपको ज़्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत होती है प्लांट को। एंड हियर वर्नालिन हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फ्लोरिजिन। यहाँ पे जो वर्नालिन स्टेज से गुजरा है प्लांट, मतलब जो लो टेम्परेचर की फेज से गुजर चुका है जो प्लांट, उसके वजह से फ्लोरिजिन जो होता है वो सिंथेसिस होती है। फ्लोरिजिन के बारे में हमने पढ़ा था फोटोपीरियोडिज्म में। ठीक है, तो विंटर एक एग्जांपल है, विंटर व्हीट। जो व्हीट हम विंटर में पाते हैं वो कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल मोर रैपिडली व्हेन गिवन ए शॉर्ट डे एंड लो टेम्परेचर ड्यूरिंग थर्मोस्टेज। जब उसका वेजिटेटिव स्टेज होता है उसी दौरान अगर हम लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं एंड ए शॉर्ट डे कंडीशन, मतलब एक विंटर की सिचुएशन पैदा करते हैं ड्यूरिंग देयर वेजिटेटिव फेज थर्मोस्टेज में, एंड ए लॉन्ग डे एंड हाई टेम्परेचर देते हैं फोटो स्टेज, जब उसकी फ्लावरिंग होती है तो आपको अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो वर्नालाइजेशन के बाद एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है डी वर्नालाइजेशन। ठीक है, तो डी वर्नालाइजेशन इज द रिवर्सन ऑफ द प्रोसेस ऑफ वर्नालाइजेशन। वर्नालाइजेशन में हम लो टेम्परेचर दिया करते हैं, लेकिन उसका जो रिवर्स जो एक्शन होता है एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर। अगर एक प्लांट बहुत देर तक हाई टेम्परेचर को एक्सपोज होकर रहता है, उस कंडीशन को बोला जाता है डी वर्नालाइजेशन। और ये प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय ट्रीटिंग वर्नलाइज्ड बॉड्स सीड्स विद ए हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर। वर्नलाइज्ड जो प्लांट होता है या फिर सीड होता है या फिर बॉड होता है, जो भी, उसको अगर हम वर्नलाइजेशन के बाद डी वर्नलाइजेशन स्टेज में रखते हैं ताकि फ्लावरिंग अच्छी खासी हो सके। ये जो कंसेप्ट है 1957 में लंग एट अल डेमोन्स्ट्रेट किए थे दैट अप्लाइंग जिबरेलिन्स कुड सब्स्टिट्यूट द कोल्ड ट्रीटमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन इन सम बाइनियल प्लांट्स। तो जिबरेलिन को अब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कोल्ड ट्रीटमेंट के साथ फर्टिलाइजेशन जब करते हैं सम बाइनियल प्लांट्स में। ठीक है,
तो अब हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो वनालाइजेशन को अफेक्ट करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। द प्रोसेस ऑफ वनालाइजेशन इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। एक है एज ऑफ द प्लांट, हमने पढ़ा अभी तक की कि जर्मिनेटिंग सीड एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज सबसे ज़्यादा होता है मदर प्लांट का जो, और वहाँ पे वनालाइजेशन बहुत अच्छा काम करता है। साइट ऑफ वनालाइजेशन होता है एपिकल मेरिस्टेम, हमने देखा सूट का जो एपिकल मेरिस्टेम है वहाँ पे वनालाइजेशन। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है प्रोविजन ऑफ सुइटेबल लो टेम्परेचर। जैसे कि हमने देखा कि अप्रोप्रिएट कोल्ड कंडीशन आपको जरूरी चाहिए, मस्ट बी मेंटेन फॉर द प्रोसेस टू अकर। ओके, ऑक्सीजन बहुत मैंडेटरी है क्योंकि एक एरिएशन प्रोसेस है वनालाइजेशन, तो इसी वजह से एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई इज नेसेसरी आज इट इज इन एरोबिक प्रोसेस। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर आपको देखना है कि मोस्टली 1.5 मंथ्स आपको चाहिए होता है, और डिपेंड करता है स्पेसिस के ऊपर, डिफरेंट स्पेसिस अकॉर्डिंगली आपको एक्सपोजर करना होता है। देन वाटर, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस। एंड द लास्ट वन, सिग्निफिकेंस ऑफ वनालाइजेशन। वनालाइजेशन क्यों जरूरी है, पहले तो आपको पता हो गया अभी तक कि वेजिटेटिव फेज को हमें फ्लावरिंग के लिए वनालाइजेशन बहुत जरूरी होता है। और फ्लावरिंग क्यों चाहिए, क्योंकि फ्रूटिंग हमें अच्छा चाहिए, प्रोडक्शन अच्छा चाहिए। तो पहला है सर्टेनिंग वेजिटेटिव फेज। दिस प्रोसेस कैन एड इन सर्टेनिंग द वेजिटेटिव फेज ऑफ ए प्लांट एंड ब्रिंगिंग अबाउट ईयरली फ्लावरिंग। ईयरली फ्लावरिंग के लिए वनालाइजेशन बहुत जरूरी होता है, जो कि विच इज एप्लीकेबल टू टेम्परेट प्लांट्स एंड सम ट्रॉपिकल प्लांट्स। ये दोनों एरिया की जो प्लांट होते हैं वहाँ पे अर्ली फ्लावरिंग के लिए हमें वनालाइजेशन करना बहुत जरूरी होता है। सेकेंड बात है कर्नल रिंकल्स और ऑफ ट्रिटिकल, जो ट्रिटिकल व्हीट वेराइटी होता है, थ्रू वनालाइजेशन कर्नल रिंकल्स जो एक डिजीज होती है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड जो सिग्निफिकेंस है वो है यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस। इट एलिवेट्स द यील्ड, क्योंकि अर्ली फ्लावरिंग होगा तो डेफिनेटली फ्रूटिंग भी अच्छा होगा, तो डेफिनेटली ये आपका यील्ड को एलिवेट करेगा। रेजिस्टेंट ऑफ प्लांट्स टू फंगल डिजीजेस। फोर्थ सिग्निफिकेंस है ये कोल्ड रेजिस्टेंस करेगा। कोल्ड रेजिस्टेंस जो प्लांट की होती है, प्लांट जो ज़्यादा टेम्परेचर आने के बाद वो खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसको वो रेजिस्टेंट कर सकता है। फिफ्थ है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। ठीक है, सिक्स्थ है अर्ली फ्लावरिंग इन बायनियल्स। वनालाइजेशन इन बायनियल्स कैन इंड्यूस अर्ली फ्लावरिंग एंड अर्ली फ्रूट सेटिंग। हॉर्टिकल्चर एप्लीकेशन क्या है, दिस प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग कुड बी इंड्यूस्ड बाय ग्राफ्टिंग, क्योंकि हमने पढ़ा कि आप अगर एक प्लांट के साथ वनालाइज्ड प्लांट के साथ ग्राफ्टिंग करते हो एक अनवनालाइज्ड प्लांट को, तो डेफिनेटली ये वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो वही चीज़ कि हम हॉर्टिकल्चर में इसको, हॉर्टिकल्चर में क्योंकि ग्राफ्टिंग बहुत ज़्यादा यूज होता है तो डेफिनेटली वनालाइजेशन प्रोसेस वहाँ पे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो सीजनल अडॉप्शन क्या है, ये डिफरेंट सीजनल चेंजेस को भी प्लांट अडॉप्ट कर लेता है। तो ये हो गया आपका वनालाइजेशन की कंप्लीट चैप्टर। कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो नेक्स्ट हमने नेक्स्ट जो हार्मोनल चेंजेस के हार्मोनल के बारे में हमने जो पढ़ा था वो ऑलरेडी मैंने उसका वीडियो डाल दिया है, तो और एक बार मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी उसका लिंक। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीड फिजियोलॉजी, सीड डॉर्मेंसी के बारे में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।